साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आप सभी का हार्दिक स्वागत है हिमालयन हिंदी एकेडमी में। जैसा आप सभी को पता है कि हम इस चैनल के माध्यम यूजीसी नेट जेआरएफ एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप सभी को यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट की क्लासेस प्रोवाइड करा रही हूँ। साथ ही यूजीसी नेट जेआरएफ से रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन या अपडेट आता है उसको शेयर करती हूँ। तो साथियों, अभी जो है हम इस क्लास में अभी आपको बैठना होगा लगभग 20 से 25 मिनट। यदि आप चाहते हैं कि जून 2025 में पेपर फर्स्ट आपका अच्छा हो तो आपके लिए ही ये क्लास है। यहाँ पे हम यूजीसी नेट एग्जाम 2025 प्रथम प्रश्न पत्र जो 21/1/2025 को जो एग्जाम हुआ है, 21 जनवरी 2025 को जो एग्जाम हुआ है पेपर फर्स्ट, हम सॉल्व करने जा रहे हैं फुल 50 प्रश्न। ठीक है, इसके माध्यम से हम देखेंगे कि हमारी परीक्षा में कैसे प्रश्न आते हैं। ठीक है साथियों, यदि आप नए हैं इस चैनल पे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। यह चैनल अभी मात्र 1.5 महीने काम किया है और आप सभी ने इतना स्नेह दिया है, इतना स्नेह दिया है, तो आप सभी का दिल से धन्यवाद। क्योंकि मैंने मेहनत की, मैंने आपको सही सजेशन दिया, मैंने आपको सही स्ट्रेटजी बताई है ना, आप लोगों से अच्छे कम्युनिकेशन किया, आप लोगों के लिए अच्छा वर्क किया, तभी तो आप लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया, मुझे देखा, मेरे साथ टेलीग्राम चैनल पर जुड़े, मेरे साथ व्हाट्सएप पे जुड़े, मेरे साथ आपने जनवरी का बैच ज्वाइन किया। ये विश्वास था और यही विश्वास हमें आगे ले जाएगा जून 2025 एग्जाम के लिए। जून 2025 में अगर आपको पेपर फर्स्ट में प्रॉब्लम हो रही है तो मैं यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट का क्लास स्टार्ट कर चुकी हूँ। जिनको भी ज्वाइन करना है आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। और अगर इनमें से आपका कोई सब्जेक्ट है तो इसके मॉक टेस्ट के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। मॉक टेस्ट मात्र आपको 999 रुपये का मिलेगा और पेपर फर्स्ट में आपको पढ़ाऊंगी तो इसकी फीस 1999 है। फ्रेंड्स, अगर आपको ज्वाइन करना है तो जल्दी से कांटेक्ट कर लीजिए, क्योंकि भीड़ नहीं चाहिए मुझे वो लोग चाहिए जो एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हैं, जो मेहनती हैं। एग्जाम तो सभी क्वालिफाई करना चाहते हैं भाई, 10 लाख लोग फॉर्म अप्लाई करेंगे तो वो सब एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हैं, बट मुझे चाहिए मेहनती लोग, मुझे चाहिए समझदार लोग। ठीक है, क्यों कि मैं उनको बोलूं कि आपको ये रटना है, आपको ये समझना है। मैं जब क्लास लेकर आऊं वो क्लास में आए, मैं लाइव कराऊं, लाइव देखें, मैं रिकॉर्डिंग शेयर करूं, वो रिकॉर्डिंग देखें, मैं पीडीएफ शेयर करूं, पीडीएफ पढ़ें, और जब मैं प्रैक्टिस कराऊं तो वो लोग प्रैक्टिस करने आए। मुझे ऐसे स्टूडेंट चाहिए जो एग्जाम को, मतलब जिनके अंदर आग लगी है, जो एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं। उनमें हाउसवाइफ हो सकती हैं, आप जॉब करने वाले हो सकते हैं, आप स्टूडेंट हो सकते हैं, आप शहर से हो सकते हैं, आप गांव से हो सकते हैं, आप कहीं से हो सकते हैं। एक हमारे किसी सब्सक्राइबर व्यूअर ने लिखा था कि आप गांव और शहर क्यों करते हो। भैया, गांव शहर इसलिए करते हैं, हो सकता है आपको नहीं पता है, गांव की जिंदगी अच्छी बहुत होती है, स्वर्ग है। शहर से मैं उसकी तुलना कर ही नहीं सकती हूँ कि शहर जो है, शहरों में आपको सुविधाएं मिलेंगी, संसाधन मिलेंगे, लेकिन गांव में सुविधाएं और संसाधन नहीं है, लेकिन स्वर्ग है। और बस यही है कि वहाँ पर संसाधन नहीं है, सुविधाएं नहीं, इसलिए बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं। ठीक है, ये बताना जरूरी है, क्योंकि मैंने गांव की अभी तक की जो एज है बहुत सारी, मैं कह सकती हूँ कि मैंने अभी तक की अपनी 50% लाइफ गांव में जी है और बहुत नॉर्मल जी है, और 50% मैंने सिटी की भी जी है। ठीक है, सिटी की भी, और हाईएस्ट सिटी और हाईएस्ट विलेज। ठीक है, बिल्कुल गांव बिल्कुल शहर। ठीक है, तो मैंने वो लाइफ देखी है, मैंने देखा है कैसे स्ट्रगल करते हैं बच्चे, और शहर का भी देखा है। सारी सुविधाएं होती हैं फिर भी कुछ नहीं कर पाते, लेकिन करने वाले कर जाते हैं, है ना। तो ये चीज है, इसलिए मैं कहती हूँ। तो आप लोगों को ऐसी बातें नहीं बोलना चाहिए। फिलहाल हम किसी का मुंह नहीं बंद करा सकते। और हाँ, जो मैं अपनी स्ट्रेटजी और अपनी जर्नी शेयर करती हूँ वो बस इसलिए कि मेरे जैसे पता नहीं कितने लोग होंगे, आगे आएंगे बहुत सारे लोग, कहते हैं ना हम नहीं कर पाएंगे, हमसे नहीं हो पाएगा। तो मैं इसलिए शेयर करती हूँ कि मैं अगर कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए मैं शेयर करती हूँ। इसलिए नहीं शेयर करती हूँ कि आप मुझे सुनो आकर, इसलिए नहीं, मैं मोटिवेशन के लिए शेयर करती हूँ। और मेरी जो लाइफ रही है ना,
बहुत स्ट्रगलिंग रही है, बट मैं उस चीज़ को नहीं मानती हूँ। मैं मानती हूँ कि अगर आप मेहनत करोगे तो आप आगे बहुत कुछ अच्छा कर सकते हो। ठीक है, फिलहाल अब चाहें तो इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं और आगे बढ़ के पूरा क्लास देख सकते हैं, और सुनना चाहें तो मुझे सुन सकते हैं। अगर आपको मेरी, क्योंकि मेरे अधिकतर 80% सब्सक्राइबर और व्यूअर जो हैं मुझे सुनना पसंद करते हैं, मुझे पता है। चलिए, फिलहाल पहला प्रश्न हमारे सामने है और डीआई का है। हम डायरेक्ट आपको आंसर बताते चलेंगे, और ये डीआई का आपको पता है हम रिकॉर्डिंग में क्लास देते हैं आपको, नोटबुक पे नोट करके और फिर वहां पे सॉल्व करा के क्वेश्चन प्रोवाइड कराते हैं, जो यहाँ पे संभव नहीं है। तो पहला क्वेश्चन है, वित्त और अनुसंधान तथा विकास विभागों में संयुक्त रूप से स्नातकोत्तर कर्मचारियों की संख्या विपणन विभाग के कर्मचारियों की संख्या से कम है। यहाँ पे आप देखेंगे ये पूरा टेबल दिया गया है, इसी से आपके डीआई के क्वेश्चन बने हैं और यहीं से आपको आंसर देना है। यहाँ पे आप देखेंगे ये कुल कर्मचारी हैं, यहाँ महिलाएं कर्मचारी प्रतिशत है, यहाँ स्नातकोत्तर है, यहाँ स्नातकोत्तर पुरुष कर्मचारी हैं, उनकी संख्या है। ये इनका परसेंटेज दिया है, इनकी संख्या दी है, कुल कर्मचारी हैं। तो इन्हीं के आधार पर हमें निकालना है। इनका आपका परसेंटेज पूछा जा सकता है, इनका एवरेज पूछा जा सकता है, इनका रेशियो पूछा जा सकता है, इनका अंतर पूछा जा सकता है, और यही क्वेश्चन आपके 5 बनते हैं डीआई में। तो हमारा यहाँ पे प्रश्न नंबर 1 का सही जवाब जो होगा वो होगा 260। ठीक है, 260 कैसे होगा इसको हम डीआई क्वेश्चन अलग सॉल्व करेंगे तब देखेंगे। ठीक है, तो आप थोड़ा सा इंतजार करिएगा। फिर हमारा दूसरा प्रश्न है, मैंने इतना इसको सेट किया फिर भी ये गलत हो ही गई है ना। अगला प्रश्न है, उत्पादन और विपणन विभागों में संयुक्त रूप से गैर स्नातकोत्तर महिला कर्मचारियों की कुल संख्या उत्पादन और विपणन विभागों में संयुक्त रूप से कर्मचारियों की कुल संख्या का है। तो प्रश्न नंबर 2 जो है उसका हो जाएगा 15%। तीसरा प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे डीआई का है, वित्त और अनुसंधान तथा विकास विभागों में संयुक्त रूप से पुरुष कर्मचारियों की कुल संख्या विपणन और मानव संसाधन विभागों में संयुक्त रूप से स्नातकोत्तर महिला कर्मचारियों की कुल संख्या से अधिक है। वित्त और अनुसंधान तथा विकास विभागों में संयुक्त रूप से पुरुष कर्मचारियों की कुल संख्या विपणन और मानव संसाधन विभागों में संयुक्त रूप से स्नातकोत्तर महिलाएं और कर्मचारियों की कुल संख्या से अधिक, कितना अधिक है पूछा गया है। देखिए यहाँ पे वित्त, ठीक है, वित्त और अनुसंधान तथा विकास विभागों में, ठीक है, कर्मचारियों की संख्या, ठीक है, कर्मचारियों की कुल संख्या, यहाँ पे आप कुल संख्या देख सकते हैं, और मानव संसाधन विभागों में संयुक्त रूप से स्नातकोत्तर महिला कर्मचारियों की कुल संख्या विपणन में, ठीक है, ये महिलाएं हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो। क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं समझा रही हूँ, आप लोग थोड़ा सा समझ लीजिएगा, बाकी यहाँ पे मैं सॉल्व नहीं करा सकती हूँ। ये आपके वित्त विभाग के पुरुष हैं, वित्त विभाग की मतलब संयुक्त रूप से पुरुष कर्मचारियों की कुल संख्या, ठीक है, ये पुरुष हैं 250, और विपणन और मानव संसाधन विभागों में संयुक्त रूप से स्नातकोत्तर महिला कर्मचारियों, ठीक है, स्नातकोत्तर महिला कर्मचारियों की कुल संख्या कितना अधिक है। ये महिला कर्मचारी हैं, स्नातकोत्तर कर्मचारियों का प्रतिशत है, और ये स्नातकोत्तर पुरुष कर्मचारियों की संख्या है। तो इसमें आपको महिलाएं निकालनी होंगी, ठीक है, इसमें आपको महिलाएं निकालनी होंगी विपणन में, पहले इसमें जो है महिलाएं निकालनी है, ठीक है। ये पूरा 2000 है और ये पूरा 600 है, ठीक है, इसमें ये पुरुष हैं और यहाँ 2000 है, इसमें 60% दिया है, इसमें स्नातकोत्तर महिलाएं भी हो सकते हैं, पुरुष भी हो सकते हैं। तो आपको इसमें से महिला निकालनी है और फिर उनका अंतर बताना है कितना अधिक है। तो हमारा सही जवाब जो प्रश्न नंबर 3 होगा वो होगा 160, ठीक है। प्रश्न नंबर 4 देखिए, प्रश्न नंबर 4 है, उत्पादन, विपणन और मानव संसाधन विभागों के स्नातकोत्तर कर्मचारियों का औसत वित्त विभाग के कर्मचारियों की कुल संख्या से लगभग कितना प्रतिशत अधिक है। स्नातकोत्तर कर्मचारियों का औसत, ठीक है, वित्त विभाग के कर्मचारियों की कुल संख्या से लगभग कितना प्रतिशत अधिक है, ये आपको बताना है।
तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 4 जो है हमारा, उसका सही जवाब हो जाएगा 4 नंबर 46.67। नेक्स्ट आप देखेंगे उत्पादन, वित्त और अनुसंधान तथा विकास विभागों में संयुक्त रूप से स्नातकोत्तर महिला कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है, यहाँ पे पूछा गया है। तो यहाँ पे आपका जो सही जवाब हो जाएगा इसका तो यहाँ पे आपका जो है सही जवाब हो जाएगा 800। ठीक है, 800 सही जवाब होगा। प्रश्न नंबर 6 में आपका दिया गया रवि किसी कागज के टुकड़े पर 5 इंच, ठीक है, 5 इंच 4 इंच के आकार का एक चित्र बनाता है। 5 इंच बाई x 4 इंच के आकार का एक चित्र बनाता है। वह प्रति वर्ग 500 पिक्सल और 16 बिट रंग के साथ चित्र के स्कैन करने के लिए स्कैनर का प्रयोग करता है। फाइल संकुचन के बिना स्कैन की गई छवि का लगभग फाइल आकार MB में क्या है। प्रश्न नंबर 6 का सही जवाब जो होगा यहाँ पे 9.54। प्रश्न नंबर 7 निम्नलिखित प्रदत्त विवरण की माध्य का 14/4 यदि कुल बारंबारता 20 है तो x और y का मान क्रमशः है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये बारंबारता जो है 20 है, ठीक है, और तो x और y का मान क्रमशः क्या होगा। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा 4 और 6। अगला प्रश्न जैव विविधता संबंधी अभिसमय जिनका भी 21 तारीख को एग्जाम हुआ है वो लोग मैच कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि आंसर की में बहुत सारे लोगों ने नहीं मैच कर पाया होगा। जैव विविधता संबंधी अभिसमय के संदर्भ में पक्षकारों के सम्मेलन का पहला सत्र निम्नलिखित स्थान पर निर्धारित था। तो ये हमारा प्रश्न नंबर 8 सही जवाब हो जाएगा बहमास, ठीक है, बहमास सही जवाब होगा। और इसमें जिन्होंने आंसर दिया था वो सही था। प्रश्न नंबर 9 अंतरवैयक्तिक संचार और अंतःवैयक्तिक संचार मैंने आपको खूब पढ़ाया था लाइव क्लास में, है ना। तो इसका सही जवाब क्या होगा, अंतरवैयक्तिक संचार, ठीक है, अंतरवैयक्तिक संचार है। तो प्रत्यक्ष आमुख सम्मुख आमने सामने और दो व्यक्तियों के बीच हमारे मध्य अथवा आत्मसंचार तो होगा ही ना, आत्मसंचार अंतःवैयक्तिक में जाएगा, तो ये वाला कट जाएगा आपका। और सी वाला इसलिए नहीं होगा कि विशाल अनाम समूह के नाम के साथ नहीं होगा, ये मास कम्युनिकेशन हो जाएगा। तो अंतरवैयक्तिक संचार पूछा गया है, फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 द्रव्य ए और बी, कुछ द्रव्य है ए और बी, ठीक है, किसी जार 1 में 5:1 तथा जार 2 में 1:3 में है। दोनों जारों की सामग्री को किस अनुपात में मिश्रित किया जाना चाहिए ताकि ए और बी का मिश्रण 1:1 के अनुपात में प्राप्त हो सके। तो यहाँ पे 3:4 सही जवाब हो जाएगा। और इसके लिए इंतजार करना होगा, जिन्हें रेशियो निकालना नहीं आता है तो थोड़ा सा इंतजार करिएगा, मैं कोशिश करूंगी समझाने की, ठीक है, आगे जो क्लासेस आएंगी। प्रश्न नंबर 11 है सत्तावादी कक्षा प्रबंधन शैली के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सही है। मैं आपको डायरेक्ट आंसर बताती चलूंगी, नहीं तो बहुत ज्यादा लंबी क्लास हो जाएगी। तो यह छात्रों को स्वतंत्र चिंतक होने के लिए प्रोत्साहित करती है, फिर भी कारगर निगरानी रखी जाती है, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर। 12 नंबर प्रश्न एक व्यक्ति किसी दूरी a और b का 3/5 भाग 3a की चाल से तथा शेष 2b की चाल से तय करता है। यदि वह 5c चाल से उतने ही समय में b से a जाकर वापस a से v आता है तब सही उत्तर है। प्रश्न को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। प्रश्न नंबर 12 का सही जवाब हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, ठीक है। फिलहाल देखिए ये इतने टफ क्वेश्चन सॉल्व कर पाना मुश्किल होता है, जिनके लिए जो एक्सपर्ट हैं वो लोग सॉल्व कर लेंगे, बट हमारा टारगेट है 50 प्रश्नों में। अगर हम ये ऐसे प्रश्न छोड़ देते हैं, ठीक है, 10 प्रश्न छोड़ देंगे तब भी हमारे पास 40 है ना।
और हम चाहते हैं कि हम ऐसे 5 प्रश्नों को छोड़े 45 हम सही करके आए। ये हमारी कोशिश रहेगी। जो हमारा क्लास चलेगा ना, प्राइवेट क्लास, ठीक है, जो प्राइवेट क्लासेस मतलब स्टार्ट हो चुकी हैं, तो उनमें यही टारगेट रहेगा कि हम अच्छा स्कोर करें। प्रश्न नंबर 13 है, जल के विसंक्रामक के तौर पर क्लोरीन की क्षमता निम्न में से किसके द्वारा मापी जाती है? तो प्रश्न नंबर 13, उपलब्ध क्लोरीन के माध्यम से। अगर किसी प्रश्न में आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हो सकता है मैं क्लास को बना रही हूँ, बाई चांस ऐसा हो जाता है, क्योंकि हम इंसान हैं, गलतियां इंसानों से होती हैं, है ना। तो बाई चांस ऐसा हो जाता है कि हाँ बोल कुछ और है, मतलब लिखा कुछ और है, बोल और कुछ रहे हैं ना। मानकीपरक सिद्धांत, पहले 100% मैं श्योर रहती हूँ कि मैं एक एक आंसर को जो है अच्छे से सिलेक्ट करके बताऊँ, ठीक है। गलत नहीं होना चाहिए, गलती तो बहुत कर ली पहले, अब गलत नहीं करना है। मानकीपरक सिद्धांतों का क्रम है। तो प्रश्न नंबर 14 का सही जवाब थर्ड ऑप्शन होगा, अधिनायकवादी सिद्धांत, इच्छा स्वतंत्रवादी सिद्धांत, और फिर आएगा सामाजिक उत्तरदायित्व सिद्धांत, और फिर सोवियत मीडिया सिद्धांत, ठीक है। सी ऑप्शन इज राइट, थर्ड ऑप्शन, ठीक है, ऑप्शन राइट। ये हायर एजुकेशन से क्वेश्चन है आपका। निम्नलिखित को उनके स्थापना वर्ष के कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। और ये मैंने पढ़ाए थे आपको, तक्षशिला, विक्रमशिला, नालंदा, पुष्पगिरी, नवद्वीप, ये सभी पढ़ाए थे, है ना। तो सबसे पहले तो तक्षशिला आएगी, ये तो आपको पता ही होगा, है ना। तक्षशिला सबसे पहले आएगा। तो ए समझ लीजिए ए तो है ही, तो ये आपका काट दीजिए। अब इनमें से आपको आंसर देना है। तक्षशिला के बाद कौन सा आएगा? तक्षशिला के बाद विक्रमशिला नहीं आएगा, पुष्पगिरी आएगा, और पुष्पगिरी के बाद नालंदा, नालंदा के बाद विक्रमशिला, और विक्रमशिला के बाद नवद्वीप आएगा, ठीक है। तो आपका सेकेंड ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 16 नंबर रिसर्च से प्रश्न है, विश्वसनीयता और वैधता के बारे में सही कथन की पहचान करिए। तो यहाँ पे आपका सेकेंड ऑप्शन ए और बी। विश्वसनीयता सुसंगतता का मापन करती है और वैधता परिशुद्धता का मापन करती है, ठीक है, सुनिश्चित नहीं करती है। ये नहीं होंगे, तो ए और बी सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17, इसको मैच करना है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन दिए गए हैं, आपका सही जवाब जो होगा 17 का फर्स्ट ऑप्शन होगा, आप मैच कर लीजिएगा। ट्रेलो परियोजना प्रबंधन से है, और माइंड मियस्टर जो है ये आपके सहयोगात्मक रूप से विचार मंथन से मानचित्र की रचना करना है, और एड पजल जो है ये आपका मूल्यांकन के लिए अंतःक्रियात्मक वीडियो सामग्री की रचना, और फैट जो है मनोरंजक अंतःक्रियात्मक शोध आधारित अनुरूपण है। 18 नंबर क्वेश्चन जो आपका एनवायरनमेंट से, निम्नलिखित में से कौन से चिरस्थायी कार्बनिक प्रदूषकों के उदाहरण हैं? तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा 2 ऑप्शन ए सी डी, पॉली क्लोरिनेटेड वाइफिनाइल और डायोक्सिन और फुरान। 19 नंबर क्वेश्चन है, टीचिंग से स्मृति में सूचना का क्षरण जब इसका प्रयोग ना हो कहा जाता है? तो क्षय होता है, ठीक है, क्षय होगा। प्रश्न नंबर 20, नेट तटस्थता सिद्धांत के अनुसार समस्त इंटरनेट के साथ समानता पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। देखिए, अगर आप क्लास ज्वाइन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो जो टाइम आपको लगता है ना, पेपर फर्स्ट 50 प्रश्न हमारा टारगेट है कि हम उसको 45 मिनट में सॉल्व करें। 50 प्रश्न 45 मिनट में सॉल्व करें, ठीक है, ये टारगेट रहेगा, इतना प्रैक्टिस करना है। नेट तटस्थता सिद्धांत के अनुसार समस्त इंटरनेट के साथ समानता पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। तो प्रश्न नंबर 20 का डाटा समस्त इंटरनेट के डाटा के साथ, है ना। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन आपका, ये भी क्वेश्चन हायर एजुकेशन से है, और ये भी पढ़ाया था मैंने आप सभी को। जब आप देखिए ICSSR, आर जो है रिसर्च को जो है टैग करता है, ठीक है, रिसर्च को टैग करता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका थर्ड ऑप्शन हो जाएगा।
20 का थर्ड ऑप्शन मैंने आपको बताया था ये वाला। अगर जिन्होंने क्लास को देखा होगा और ICSSR, आर जो है आपका रिसर्च को, शोध को टैग करता है, समाज विज्ञान शोध को बढ़ावा देना। समाज देखिए ICSSR, एस, एक एस हो गया सोशल, एक एस हो गया साइंस, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखना है, ऐसे आपका सही आंसर मिलेगा। तो NIEPA ये आपका शिक्षा एजुकेशन से संबंधित है, और जो हाँ ये देखिए दोनों ऑप्शन मैंने आपको अच्छे से पढ़ाए थे। नेक, ये नैक है। नेक क्या करता है? नेक क्या करता है बताइए? नेक क्या करता है भाई? ये आपका यहाँ पे उच्चतर शिक्षा संस्थानों को प्रत्यायित करता है, ठीक है। और AICTE क्या करता है? AICTE ये तकनीकी, टेक्निकल है ना, AICTE टेक्निकल, टी का मतलब होता है टेक्निकल, तकनीकी शिक्षा में गुणवत्ता को बढ़ावा देना, टेक्निकल एजुकेशन, है ना। तो ये थर्ड ऑप्शन। कितना आसान था ये वाला प्रश्न। ये आपका 21 नंबर तो समझ लीजिए 2 नंबर पक्का था एकदम से, साथियों ने सही किया होगा, आई होप। अगला प्रश्न देखिए 22 नंबर। 22 नंबर है हमारा, सत्य कथनों का चयन कीजिए। तो इसमें आपका ओनली सी होगा। LLM एक व्यावसायिक डिग्री है, LLM एक व्यावसायिक डिग्री है, ठीक है। सत्य कथन का चयन करना था। 23 नंबर क्वेश्चन, PIV से क्या अभिप्रेरित है? प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। 24 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे आपका जैन मतावलंबी स्मृति को वैध ज्ञान के एक स्रोत के रूप में स्वीकार करते हैं, जैन मतावलंबी, ठीक है, और बाकी गलत है। ये आप नोट कर लीजिएगा, हो सकता है एग्जाम में पूछ दिया जाए। 25 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी मांग आधारित परीक्षा प्रणाली की विशेषताएं हैं? तो ABD परीक्षा की अधिक कठोर योजना, कुप्रथाओं या अनुचित साधनों की अधिकतम संभावना, और यह विद्यार्थियों और शिक्षकों के कार्य बोझ को घटाती हैं। 26 नंबर, वेदांत के अनुसार व्याप्ति क्या है? तो साधारण गणना द्वारा आगमन का परिणाम। ये भी क्वेश्चन मैंने आप सभी को बहुत अच्छे से कराया था, तो इसको भी आप जो है आंसर दे सकते हो, ठीक है। इसका भी आंसर आप देख सकते हो। बृहत्तम से, सबसे बृहत्तम कौन सा आएगा? बृहत्तम से लघुत्तम, मतलब बड़े से छोटा, तो बड़ा है वैन, फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर। फिर मैन, फिर लोकल एरिया नेटवर्क, फिर डी। तो 2 नंबर ये भी पक्का है, मैंने कराया था ना, बहुत सारे साथियों को पता होगा, मैंने ये वाला क्वेश्चन कराया था आपको। इसमें बताया था कि कौन लोकल एरिया, जो आपका ये लोकल एरिया में रहता है ओनली, जो है कुछ सीमा में रहता है, और वैन जो है बड़े स्तर पर काम करता है, विश्व में काम करता है ना, वाइड एरिया नेटवर्क। तो फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर देखिए प्रश्न, ICT के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? तो ABC यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर URL प्रोटोकॉल डोमेन पाथ और रिसोर्स भी निर्दिष्ट करता है, और वेब ब्राउजर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो www पर अंतर्वस्तु सामग्री को अभिगमन एक्सेस करने में प्रयुक्त होता है, और आपका जो है वेबसाइट सामान्यतः समान प्रसंग अथवा विषय संबंधी वेब पेजों का संकलन होता है, और वेब सर्वर सॉफ्टवेयर के साथ कंप्यूटर है तो OCR पर फाइलों को उपलब्ध कराता है। ये गलत है। अगला देखिए, इसका मैच करिए। 29 नंबर, 29 नंबर का यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। अर्थगत बाधा, शब्दों या वाक्य अंशों को गलत समझना। तो अर्थ, मैं आपको कुछ और बता रही हूँ, आप गलत समझ रहे हैं, तो अर्थगत हो जाएगा कि आपको मेरे शब्द का मीनिंग नहीं समझ आ रहा है ना। भौतिक शोर अथवा दूरी, मनोवैज्ञानिक भावनाएं अथवा अभिवृत्तियां, सांस्कृतिक सामाजिक मानकों में सिद्धांत। 2 नंबर पक्का है, कराया था ये भी मैंने आपको, है ना।
जो आपकी मनोवैज्ञानिक बाधा, भावनाएं अथवा अभिवृत्तियां, अर्थगत बाधा, मीनिंग वाला मैंने बताया था, शब्दों या वाक्यांशों को गलत समझना, ठीक है। सांस्कृतिक, सामाजिक मानकों में भिन्नता। तो फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर, सॉरी सेकेंड ऑप्शन इज राइट आंसर। 30 नंबर, तो इसका फर्स्ट हो जाएगा। इसको मैंने आपको बताया था ईजोटी के माध्यम से आप इसको सॉल्व करेंगे और आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। ईजोटी, ये 5 लेटर हैं, इनके माध्यम से आप जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कैसे आगे यहाँ पे क्या वर्ड आएगा, मतलब यहाँ तो बता दिया, ये कैसे आएगा ये बताना है। 31 क्वेश्चन, 31 कंप्यूटर आधारित अधिगम अथवा ऑनलाइन अधिगम के लाभों की पहचान करिए। ए, बी, डी। स्वगत अधिगम विद्यार्थी कहीं भी अध्ययन कर सकता है, प्रयोगशाला इसके माध्यम से नहीं हो सकती, तो सी जहां दिखे काट दीजिए, है ना। 4 ऑप्शन इज राइट आंसर। परिणाम अथवा प्रभाव चर कहे जाते हैं, तो ये जो है आपके कहे जाते हैं आश्रित चर। परिणाम अथवा प्रभाव चर कहे जाते हैं आश्रित चर। चर के बारे में भी पढ़ाया था। अगला प्रश्न 33 का सही जवाब हो जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन, वाना क्राई रेंसम बेयर, इसको आप मैच कर लीजिएगा। 34 का सही जवाब, जब सही तर्कणा की अवमानना करते हुए प्रतिपक्षी की परिस्थिति को जानबूझकर मिथ्या निरूपित किया जाए वह कौन सा तर्क दोष होगा, तो रेड हैरिंग, भ्रामक संकेत। और रेड हैरिंग का मैंने एक क्वेश्चन कराया था आप सभी को, मुझे याद नहीं है बट हाँ मैंने कराया था। और ये भी क्वेश्चन मैंने आपको कितनी बार कराया था, 34 यादृच्छिक प्रतिचयन। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा यादृच्छिक प्रतिचयन। सभी प्रतिभागियों के लिए समान अवसर होते हैं यादृच्छिक में। स्तरित समष्टि को ऐसे उप समूहों में बांटना जो प्रत्येक समष्टि की अपेक्षा अधिक सजातीय हैं और उनमें से प्रत्येक से प्रतिचयन हो। समूह प्रतिचयन, इसमें जब समष्टि को ऐसे छोटे समूहों में बांटा जाता है जो परस्पर कुछ समान अविलक्षणताएं साझा करते हैं और तब उनमें से प्रतिचयन किया जाता है। और व्यवस्थित प्रतिचयन जो है आपका, व्यवस्थित प्रतिचयन ये आपका प्रत्येक मध्य व्यक्ति का चयन है, ठीक है, प्रत्येक यूनिट से। 36 सरकार समिति 1945 ने निम्न में से किसके प्रतिरूप पर भारत के 4 विभिन्न क्षेत्रों में उच्चतर तकनीकी शिक्षा संस्थान स्थापित करने की अनुशंसा की थी। फर्स्ट ऑप्शन मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यूएस। 37 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन वेन आरेख निरूपण के संदर्भ में सही है, तो सही जवाब 4 ऑप्शन, आप इसको देख लीजिएगा। 38 निम्नलिखित सौर विकिरण घटकों में बढ़ते हुए तरंगदैर्घ्य का सही क्रम है, तो 4 ऑप्शन। सबसे पहले परावैगनी किरणें, फिर दृश्य प्रकाश, फिर आपका अवरक्त किरणें, सूक्ष्म तरंगें। 39 निम्नलिखित कथनों में से चरों के बारे में क्या सही है। प्रयुक्त मापन पैमाने के आधार पर विविध परिशुद्धता डिग्रियों के साथ चर मापनीय होते हैं, ठीक है, ये फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर। 40 नंबर, देखिए ये क्वेश्चन कितना अच्छा है, कितना अच्छा है। मैं इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताऊंगी, आप लोग भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैंने इसको कई बार पढ़ाया है, मतलब अनलिमिटेड बार पढ़ाया है अभी, मतलब क्लास को स्टार्ट किया और मैंने क्लास स्टार्ट की थी। इस क्वेश्चन को तो बहुत इजी से आप लोगों ने सही कर लिया होगा। बताइए क्या सही आंसर होगा इसका। निम्नलिखित में से 1857 में कौन कौन से कॉलेज, जो कौन कौन से 3 विश्वविद्यालय थे, अगर आपको पता है तो उनमें से कौन नहीं था, ये आप आंसर बता सकते हैं, ठीक है। 40 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, 40 नंबर क्वेश्चन का आंसर सभी लोग बताएंगे, और नहीं पता होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में देख लीजिएगा, ठीक है, मैं बता दूंगी। बट यहाँ पे मैं देखती हूँ कौन कौन आंसर देगा। 41 नंबर क्वेश्चन,
41 नंबर क्वेश्चन है, एक कक्षा जिसमें विभिन्न सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के छात्र एक परियोजना के विभिन्न भागों को पूर्ण करके एक दूसरे की मदद करता है जिससे एक सामान्य लक्ष्य तक पहुंच सके को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो यहाँ पे सही जवाब जिग्सा क्लासरूम। जिग्सा क्लासरूम मैंने पढ़ाया था आप सभी को। जिग्सा क्लासरूम मुझे जहां तक याद आ रहा है, एक कक्षा जिसमें विभिन्न सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के छात्र एक परियोजना के विभिन्न भागों को पूर्ण करके एक दूसरे की मदद करते हैं। ठीक है, एक दूसरे की मदद करते हैं, राइट। मैंने ये क्वेश्चन कराया है जिग्सा क्लासरूम, और मैं क्वेश्चन इसको लेकर आऊंगी फिर से विद प्रूफ। 42 मतलब ये PYMCQ का क्वेश्चन था जिग्सा। 42 गुणात्मक डाटा विश्लेषण प्रक्रिया के सही अनुक्रम की पहचान करिए। तो सही जवाब हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन, डाटा व्यवस्थित करना, डाटा कोट लेखित करना, विषयों और प्रतिरूपों की पहचान करना और निष्कर्षों की व्याख्या करना। सबसे बाद में आता है निष्कर्ष की व्याख्या करना। तो डी ऑप्शन यहाँ पे 3 में है, बट यहाँ से क्रम ही ऐसा लगा हुआ है तो आप आंसर आसानी से दे सकते हो। 43 क्वेश्चन देखिए, आप मेरी स्पीड देख सकते हैं, मैंने पूरा क्वेश्चन पढ़ के आंसर दिया है और देखिए रिकॉर्ड कर रही हूँ मैं क्लास, फिर भी मैंने 43 क्वेश्चन सॉल्व करा दिए हैं। कितने में? 31 मिनट में। और कितनी डिस्कशन की है, कितनी बातें की हैं। तो स्पीड के साथ चलना है थोड़ा सा समझते हुए, और चीज़ों को समझाया भी है मैंने, है ना। तो ये है। यहाँ पे आपका फर्स्ट ऑप्शन होगा स्थूल कण, यहाँ पे जाएगा श्वसनीय कण, ये जाएगा सूक्ष्म कण, ये जाएगा अति सूक्ष्म कण। ये तो आप अपने आप से आंसर दे सकते थे। अति सूक्ष्म कण 0.1 माइक्रोन्स, राइट। तो डी का फर्स्ट ऑप्शन। 2 में था, थोड़ा सा हम लगा लेते अपना लॉजिक। 44 क्वेश्चन निम्नलिखित में से किन कथनों का 4V आकृति में IEO मोड का सही अनुमान किया जा सकता है? तो सही जवाब हो जाएगा थर्ड ऑप्शन सी और डी। निष्कर्ष का विधेय वितरित होता है और मध्य पद एक विधेय के रूप में मुख्य आधारिका में प्रकट होता है। 45 16 के बाद 25, 25 के बाद 36, 36 के बाद 49, 49 के बाद क्या आएगा यहाँ पे? 49 के बाद क्या आएगा यहाँ पे? ऐसे तो चल रही है संख्या, या फिर इधर से इसको आप देख लीजिए। 125 का 64 हुआ, 64 का 27 हुआ, और 27 का यहाँ पे क्या आएगा? तो यहाँ पे आपका सही जवाब जो होगा वो होगा 8। कैसे होगा ये आपको देखना है, ठीक है। अब यहां से आपका पैराग्राफ है। पैराग्राफ को हमेशा मैंने बताया है कि आप पहले प्रश्न पढ़िए, उसके बाद आंसर दीजिए। नुक्कड़ नाटक का प्रयोजन मतलब नुक्कड़ नाटक से संबंधित क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका सही आंसर लोक महत्व के मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और जनमत निर्माण, ठीक है। फिर अगला प्रश्न 47, उस शब्द का चयन करें जिसका अर्थ है खर्च किए जाने वाले धन की तुलना में सर्वोत्तम संभव लाभ या परिलाभ प्रदान करना। तो सही जवाब यहाँ पे आपका हो जाएगा किफायती, किफायती, ठीक है, किफायती शब्द। 48 नंबर, मनोरंजन और संचार के आधुनिक रूपों ने किस प्रकार नुक्कड़ नाटक को प्रभावित किया? तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा उनका नुक्कड़ नाटक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। 49 नंबर,
निम्नलिखित में से कौन सा नुक्कड़ नाटक के बारे में असत्य है? यह उपकरणों और छवियों का उपयोग करता है। गलत है। 50 नंबर, नुक्कड़ नाटक किसे आकर्षित करते हैं? तो सभी आयु वर्ग के लोगों को। नुक्कड़ नाटक सबसे अतरंग मीडिया है और यहाँ पे आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, सभी प्रकार के लोगों को जो है ये आकर्षित करते हैं। तो ये थे हमारे 50 प्रश्न जो 21/1/2025 को एग्जाम हुआ है। आप किसी भी सब्जेक्ट के हों, कोई फर्क नहीं पड़ता, उस दिन जिसका भी एग्जाम हुआ होगा यही क्वेश्चन पूछे गए होंगे। ठीक है, तो आगे मुझे जो भी क्वेश्चन पेपर मिलेंगे मैं सब लेकर आऊंगी, 3 को या 6 को या 7 को जो भी एग्जाम हुए वो सब मैं प्रोवाइड कराऊंगी पेपर फर्स्ट। ठीक है, और पेपर फर्स्ट में आप सभी के लिए लेकर आ रही हूँ। जिनको भी क्लास पसंद आई है कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और अगर कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरीज है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ठीक है, चलिए, ओके, ऑल द बेस्ट, टेक केयर। हाँ, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।